हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो पिछले कुछ दिनों में कई बच्चों ने कमेंट करके मुझे बताया कि आप 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट कीजिए और कई बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया था कि प्लीज़ 12th स्टैंडर्ड आप स्टार्ट करो। तो अब फिलहाल हम लोग आज से 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th स्टैंडर्ड को मैं धीरे धीरे वापस कवर करूँगा क्योंकि अभी फ़िलहाल बच्चे जो है उनका अभी 10वीं का एग्ज़ाम, 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम हुआ है। तो अभी 11th स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं मतलब 10th से अभी 11th में गए हैं। तो काफ़ी सारे चैप्टर्स जो है वो मैंने ऑलरेडी शूट करके रख दिया है, तो उनको फ़िलहाल टाइम लगेगा उनको देखने में। तो मैं धीरे धीरे करके 11th भी कंप्लीट करूँगा और आज से मैं 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स का पहला टॉपिक। ये जो टॉपिक है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। स्टार्टिंग का जो 2 चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों एक्चुअली एक ही टॉपिक के अंडर आते हैं जिसको हम एक साथ बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। आगे की जो भी 4-5 टॉपिक्स हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसके बाद मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, इन सब को हम एक साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंडर पढ़ते हैं। मतलब फिजिक्स का एक पार्ट है या फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम बेसिकली चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। अगर मान लो चार्जेस रेस्ट पे हों तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर चार्जेस मोशन में है तब अगर हम उसको स्टडी करें तो हम उसको फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोल देते हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम चार्जेस मोशन में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम चार्जेस रेस्ट पे पढ़ते हैं, और दोनों को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोला जाता है। सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाता है और मोशन में है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। ये सारा पार्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसमें आपका स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स आते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो, जिसमें पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड्स को तोड़ा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड्स 2 वर्ड से बना हुआ है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा आपका स्टैटिक्स, मतलब होता है एट रेस्ट या स्टैटिक्स वर्ड। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, रुका हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस की स्टडी करते हैं जब चार्जेस रुके हुए होते हैं। देखो, जब चार्जेस रुके हुए होते हैं तब उसकी हरकतें अलग होती हैं। चार्जेस जब मूव करने लग जाए तब उसकी हरकतें बदल जाती है, इसलिए हम उसको अलग से पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ओके, आगे के चैप्टर्स में देखेंगे हम। फिलहाल स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स में चार्जेस रेस्ट पे होंगे तब हम उसको स्टडी करेंगे और तब हम बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस की जो भी प्रॉपर्टीज है, चार्जेस की वजह से क्या होता है, चार्जेस की क्या हरकतें हैं, ये सारे हम जब चार्जेस रेस्ट पे हो तब पढ़ें तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियस बात है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए और आना ही चाहिए कि भाई आखिर ये चार्ज वर्ड का मतलब क्या होता है। जब हम बात करते हैं कि चार्ज है या किसी बॉडी के पास चार्ज है, किसी पार्टिकल के पास चार्ज है, तो चार्ज का क्या मतलब होता है। देखो, ये जो पूरी दुनिया है, अगर हम दुनिया की सारी चीज़ों को कैटेगराइज करें तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। थोड़ी डिटेल में जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हो। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बताया था आपको। एक होता है मैटर, दूसरा होता है रेडिएशन। ध्यान से सुनना। देखो, मैटर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो, समथिंग विच हैज़ मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जिसके पास मास और स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है, स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है, इसका मतलब उसके पास वॉल्यूम है, तो हम ऐसे चीज़ को मैटर बोल देंगे। तो जैसे मान लो मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसके पास कुछ मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये है आपका मैटर। जितने भी मैटर होते हैं वो याद रखना, वो बने हुए होते हैं पार्टिकल से। मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से।
तो आप इसको पार्टिकल्स बोलो तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये मार्कर एग्जाम्पल हो गया। ये जो बोर्ड है इसके पास भी मास है, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये भी क्या हो गया आपका मैटर हो गया। यहाँ पे जो पंखा लगा है वो मैटर है, चेयर मैटर है, टेबल मैटर है। हर एक चीज यहाँ पे जो भी आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, जनरली सारी चीजें क्या है, मैटर है। मैं भी मैटर हूं, आप भी मैटर है, ये सारी चीजें मैटर कहलाएगी क्योंकि इनके पास मास होता है और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या दुनिया में ऐसी चीजें भी हैं जिसके पास ना तो मास होता है, ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, ना तो उसके पास वॉल्यूम है। क्या कोई ऐसी चीज है आपकी नजर में इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करती हो? यस, बिल्कुल है। अगर मैं लाइट की बात करूं तो फिलहाल के लिए आप मान सकते हो कि लाइट जो है वो मैटर नहीं है क्योंकि लाइट के पास मास नहीं होता। लाइट के पास मास नहीं होता है, ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है। इस कमरे में अगर मैं लाइट भर दूं उसके बाद भी कमरे में जगह होता है, आप एंटर कर सकते हो, चीज़ें यहाँ पे रखी जा सकती है। ऐसा नहीं कि लाइट से भरा हुआ है तो अब कमरा भर गया, जगह ऑक्यूपाई कर लिया लाइट ने, अब दूसरी चीज़ें नहीं रह सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइट है तो हम लाइट को क्या बोलेंगे कि इट इज़ रेडिएशन, तो वो मैटर के कैटेगरी में नहीं आएगा। दूसरा होता है देखो साउंड। अगर मान लो इस कमरे को मैं साउंड से भर दूं, उसके पास भी साउंड के पास मास नहीं होता, साउंड स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, साउंड भी रेडिएशन के कैटेगरी में आएगा। दूसरा है हीट। तो ये जितनी भी चीजें हैं, हीट भी देखो इसके पास मास नहीं होता है, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। जितने भी रेडिएशंस आपको मिलेंगे दे ऑल आर बेसिकली वेव्स। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दुनिया में या तो पार्टिकल्स होते हैं या वेव्स होते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो मैटर होता है और रेडिएशन होता है। तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ आप उठा लो, आप या तो आपको वो एज अ मैटर मिलेगा या फिर रेडिएशन मिलेगा। अब इन मैटर और रेडिएशन के होते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जिसके बेसिस पे हम दो मैटर या फिर दो रेडिएशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो हम बात करें मास की, एक तो प्रॉपर्टी मैटर की हो गया, उसका मास होता है, उसका लेंथ होता है, एरिया होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पे आप दो मैटर को डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं दो चीज़ें आपके सामने रखूं, तो जैसे ये बॉटल हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये दोनों मैटर है। तो आप इन दोनों को कैसे क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दोनों में अलग है, जिसको मैं बोल रहा हूँ लेंथ। तो इसका लेंथ कम है, इसका लेंथ ज़्यादा है, यह आपको बताएगा कि बॉडी कितना बड़ा या छोटा है। दूसरी एक और प्रॉपर्टी है जिससे मैं बता सकता हूँ कि वो इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है, वो है मास। इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। तो लेंथ, मास, टेम्परेचर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मैटर की प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके बेसिस पे आप दो मैटर को डिफ्रेंशिएट करते हो। वैसे ही एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं मैटर के। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ कि रेडिएशन के ये प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं। मतलब लाइट का आप मास नहीं बोलते हो, कभी ऐसा नहीं बोलते हो कि हाँ यार 50 किलो का लाइट मेरे सर पे आ गया, ऐसा कभी बोलते हो क्या? या फिर 100 किलो की आवाज़ तुमने निकाली। लाइट की प्रॉपर्टी नहीं होती है। साउंड की, हीट की, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। इनकी भी होती हैं प्रॉपर्टीज, कैसी होगी? इनकी होगी इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी का हीट था, हाई इंटेंसिटी का साउंड था, या लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा था, या फिर होगा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारे वेव्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। और क्योंकि रेडिएशन सारे वेव्स होते हैं तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है जिसके बेसिस पे आप दो लाइट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, दो साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, या हीट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन। समझ गए? तो जैसे आपका ये प्रॉपर्टी है मैटर का, ये प्रॉपर्टी है रेडिएशन का, वैसे ही याद रखना चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या होता है? लेंथ, मास, टेम्परेचर, एरिया की तरह चार्ज भी जो होता है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का। इट इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और याद रखना कि ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, मतलब पार्टिकल्स के पास चार्ज हो सकता है, रेडिएशन के पास नहीं। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की ये प्रॉपर्टी है क्या? चार्ज। समझ गए? सो चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टी है, और मैटर किससे बने हुए होते हैं? पार्टिकल्स से। तो इसका मतलब पार्टिकल्स की भी प्रॉपर्टी हो जाएगी
चार्ज। तो जैसे लेंथ, मास, एरिया, वॉल्यूम, साइज है, वैसे ही मैटर का क्या होता है, चार्ज होता है। तो ये इट इज समथिंग, जैसे आप बोलते हो कि लेंथ देखो ऐसी एक प्रॉपर्टी है ना, तो वैसे ही चार्ज एक प्रॉपर्टी है। आप लेंथ को मैटर से अलग नहीं कर सकते, बॉडी से अलग नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं कहीं से लेंथ लेके आया, इसका कोई सेंस ही नहीं है। आप कहीं से लेंथ नहीं ला सकते, आप कहीं से एक बॉडी लेकर आओगे और उस बॉडी का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, लेंथ उस बॉडी की प्रॉपर्टी है। वैसे ही चार्ज जो है ये अलग से कुछ नहीं होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कहीं से चार्ज लेके आया, इसका कोई सेंस नहीं है, जैसे लेंथ लाने का कोई सेंस नहीं था। तो आप चार्ज नहीं ला सकते, बल्कि आप कोई एक बॉडी लाओगे या पार्टिकल लाओगे और उस पार्टिकल की प्रॉपर्टी होगी चार्ज, समझे। तो आप पार्टिकल लाओगे और पार्टिकल के पास चार्ज होगा, जैसे बॉडी के पास लेंथ होता है, समझ गए। तो ये वैसे ही एक प्रॉपर्टी होता है। पर अब क्वेश्चन ये है कि इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, चार्ज का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे लेंथ की बात बोलूँ मैं, तो उस हिसाब से हम चार्ज को समझते हैं कि अगर मान लो किसी बॉडी के पास ज़्यादा लेंथ है, प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो वो आपको लंबा दिखाई देगा। अगर किसी के पास मास वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो वो आपको हाथ में उठाने पर भारी लगेगा। किसी का एरिया ज़्यादा है तो आपको बड़े में फैला हुआ नज़र आएगा उसको। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ कि किसी पार्टिकल के पास चार्ज ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा बताओ। चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब इसका भी कुछ ना कुछ असर आपको दिखना चाहिए, है ना। तो सुनो, होता क्या है कि अगर मान लो आपके पास दो पार्टिकल हो और दोनों के पास चार्ज हो, तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। यस, बेसिकली चार्ज की प्रॉपर्टी बॉडी के अंदर है, उसका बेसिस ही फोर्स था। जब दो बॉडी के पास चार्ज था तो हमने ये देखा कि दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है। तो हमने बोला कि यार ये फोर्स क्यों लग रहा है, तो हमने ये बताया कि ये फोर्स एक प्रॉपर्टी की वजह से लग रहा है, और वो प्रॉपर्टी बॉडी के अंदर आई है जिसको हम चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली ये जो डिस्कवरी हुई थी इसकी, या फिर हमने देखा था कि चार्ज कैसे आया था, तो वो रबिंग के वजह से। किसने ग्लास का रॉड लिया, उसके ऊपर सिल्क कपड़े से ऐसे रगड़ा, तो जब घिसा तो इसके अंदर वो प्रॉपर्टी आ गई। जब ऐसे दो बॉडी को घिस कर सामने लाया गया तो दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट किया, और हमने ये देखा कि यार ये फोर्स जो है वो एक नया टाइप का फोर्स है, क्योंकि उसके पहले जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही लोगों ने देखा था, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता। एक ही टाइप का फोर्स उसके पहले जो हम महसूस कर सकते थे वो क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसके अलावा ये वाला जो फोर्स था ये कुछ नया फोर्स था जो दो बॉडी के बीच में लग रही थी। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो हो नहीं सकता। दूसरी बात, लोगों को ये भी पता चला कि ये फोर्स जो है वो रिपल्सिव भी होता है, तब ग्रेविटेशनल फोर्स तो वैसे भी रिपल्सिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये नया टाइप का फोर्स है, और ये नया टाइप का फोर्स जो है वो मास की वजह से नहीं आ रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से आ रहा था, ये मास की वजह से नहीं आ रहा था। इसका मतलब घिसने की वजह से बॉडी के अंदर एक नई कुछ तो आ गया, कोई तो एक प्रॉपर्टी आ गई घिसने की वजह से, जिसकी वजह से ये दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और उस नई प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया चार्ज। बोला जो भी प्रॉपर्टी नया आया है घिसने की वजह से, जिसके वजह से ये दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, इन दोनों में वो जो प्रॉपर्टी नई आई है उसको हमने क्या बोल दिया, चार्ज, कि ये चार्ज है, समझे। अब उसके बाद देखो हुआ क्या, उसके बाद अब ये नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर क्यों और कैसे आया। चार्ज समझ में आया, होप समझ में आ गया होगा कि चार्ज किसको बोलते हैं, इट्स अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। अब देखो हुआ क्या, जो फोर्सेस लग रहे थे चार्ज की वजह से उसको एनालाइज किया गया। जैसे अगर मान लो एक ग्लास रॉड लिया गया, ग्लास रॉड, और उस पर हमने सिल्क क्लॉथ से उसको साफ किया, रगड़ा सिल्क से। दूसरा ग्लास रॉड लिया, उसको भी सिल्क से रगड़ा, तो देखा ये गया कि ये दोनों ग्लास रॉड जिसको हमने सिल्क से रगड़ा था, इन दोनों के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आई थी जिसको हम चार्ज बोल रहे थे। जब इन दोनों रॉड को आमने सामने रखा गया
तो ये दोनों रॉड के बीच में रिपल्सिव फोर्स था, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। वैसे ही जब सिल्क और सिल्क को सामने रखा गया तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, राइट। लेकिन जब इस सिल्क और रॉड को सामने रखा गया तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। तो ये कंफर्म था कि अब हमारे पास दो टाइप का यहाँ पे चार्ज है। देखो मास एक ही टाइप का है, मास है, लेकिन यहाँ पे चार्ज वाली जो प्रॉपर्टी है बॉडी की वो दो टाइप की आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन भी दिख रहा था और रिपल्शन भी। सिल्क और ग्लास रॉड में रिपल्शन अट्रैक्शन था, ग्लास रॉड और ग्लास रॉड के अंदर रिपल्शन था, सिल्क और सिल्क के बीच में रिपल्शन हो रहा था। तो फिर ऐसा लगा कि भाई ये दो टाइप की प्रॉपर्टी है, जो चार्ज की हम बात कर रहे हैं वो दो टाइप की हो सकती है, और यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो रहा था। अब देखो हुआ क्या, देखो ये जो प्रॉपर्टी थी कौन सी, चार्ज वाली प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो मान लो ये रॉड है, ग्लास रॉड है, और इसके पास ये चार्ज प्रॉपर्टी आ गई है। तो ये क्या करता था पता है, अगर इसके सामने तुम छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर रखो, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े रख दो, तो ये अगर मान लो चार्ज है, आपने ग्लास का रॉड लिया, उसको सिल्क से पूरा घिस दिया और उसके बाद इस पेपर के सामने रखो, तो ये पेपर के जो टुकड़े हैं वो इसके अंदर जाके चिपक जाते थे इस प्रॉपर्टी की वजह से। वैसे ही अगर सपोज करो इन पेपर के टुकड़े के सामने अगर आप सिल्क का कपड़ा रखो, घिसने के बाद जब रॉड से घिसा गया तो सिल्क में भी चार्ज आ जाता है, इसको भी जब पेपर के टुकड़े के सामने रखा गया तो ये छोटे छोटे पेपर के टुकड़े इससे भी चिपक गए। और ये होता है, आप भी ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो आप स्केल लो, आप जो स्केल यूज करते हो ना प्लास्टिक का, उसको अपने सर पे रगड़ो जोर से, तो वो चार्ज हो जाएगा। उसको अगर आप पेपर के टुकड़े के सामने रखोगे तो ये उसमें जाके चिपक जाता है। तो वैसे ही सिल्क के साथ भी चिपक रहा था और ग्लास रॉड के सामने भी चिपक रहा था ये पेपर्स। अब उस साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये जो सिल्क का कपड़ा है, ग्लास रॉड लिया, सिल्क लिया, दोनों को रगड़ा और दोनों चार्ज हो गए। अब दोनों को साथ में रख दिया, सिल्क का कपड़ा इसके अगल बगल लपेट के रख दिया, तो सिल्क और रॉड दोनों साथ में है। अब जब ये बिट्स ऑफ पेपर के सामने इसको रख रहे थे तब ये पेपर इससे अट्रैक्ट नहीं हुआ। तब हमारा माथा ठनका कि यार कहीं ना कहीं सिल्क वाला जो चार्ज है और ग्लास रॉड वाला चार्ज दोनों मिलकर एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहे हैं, क्योंकि जब दोनों हम अलग अलग रख रहे थे तब तो पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब दोनों के अंदर चार्ज था। अभी भी जब अब दोनों को हमने रगड़ा तो दोनों के पास चार्ज है, लेकिन जब दोनों को साथ में ला दिया और तब हम पेपर के पास ले जा रहे हैं तो ये पेपर के टुकड़े इससे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब सिल्क वाले चार्ज ने ग्लास वाले चार्ज को कैंसिल कर दिया, दोनों मिलकर दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब ये कैंसलेशन तभी पॉसिबल है जब एक पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो और सेम अमाउंट में हो। जैसे 5 के सामने -5 रखोगे और दोनों को ऐड करोगे 5 + -5, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट करके 0 बना देते हैं। तो फिर वैसे ही माना गया कि इसका मतलब ये है कि एक बॉडी के पास अगर मान लो चार्ज पॉजिटिव जैसा है तो उतना ही सिल्क के पास क्या होगा, नेगेटिव जैसा है, और ये दोनों मिल जाते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इसीलिए पेपर के टुकड़े को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। और वहाँ से उसके बाद एक साइंटिस्ट जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने चार्जेस को नेगेटिव और पॉजिटिव में बांट दिया, और उस दिन ग्लास रॉड पे जो चार्ज डेवलप हुआ था उसको हमने पॉजिटिव माना और सिल्क पर नेगेटिव माना, और उसी हिसाब से आज तक हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को पढ़ते आ रहे हैं। देखो ऐसा हो सकता है कि उस समय उस दिन यदि सिल्क वाले चार्ज को अगर पॉजिटिव माना होता और ग्लास वाले चार्ज को अगर नेगेटिव माना होता तो आज हम शायद उल्टा पढ़ रहे होते, जिसको पॉजिटिव बोल रहे हैं उसको नेगेटिव बोल रहे होते हैं, जिसको नेगेटिव बोल रहे हैं उसको पॉजिटिव। तो ये उस समय जो डिसीजन लिया गया था, जो मान लिया गया था, वही आज तक हम मान रहे हैं। एक को पॉजिटिव मानना था, दूसरे को नेगेटिव मानना था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। तो हमने डिसाइड ये किया कि ग्लास रॉड पे जो चार्ज आया वो पॉजिटिव है और सिल्क पे जो चार्ज आया वो नेगेटिव है। अच्छा, दूसरी और भी बहुत सारी चीज़ों को घिस घिस के चार्ज किया गया था। जैसे कि एक प्लास्टिक का रॉड लिया,
उस पर फर जो होता है, फर पता है ना, जैसे जो बिल्ली होती है, बिल्ली के ऊपर जो बाल होता है उसको हम फर बोल रहे हैं। तो वैसा अगर सपोज करो जो बिल्ली के बाल का फर है वो फर लिया गया और जब इन दोनों को घिसा गया, प्लास्टिक रॉड को फर से घिसा गया, तो ऐसे केस में प्लास्टिक रॉड पे जो चार्ज आया वो वैसा चार्ज था जो सिल्क वाला चार्ज था। इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आया था और फर पे जो चार्ज आया था वो पॉजिटिव चार्ज आया था। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रॉपर्टीज मैच करती थी उस हिसाब से हम सबको नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बोलते आ रहे थे। तो फर पे डेवलप हुआ था पॉजिटिव चार्ज, प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज, ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज। और क्लियरली हमने देखा था कि अगर पॉजिटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस को अगर आप सामने लाओगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। नेगेटिव नेगेटिव को अगर हम सामने ला रहे थे तो भी ये एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्जेस को हम नेगेटिव चार्जेस के पास लाएं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। ये इसी से एग्जांपल्स है, जैसे ग्लास रॉड सिल्क को अट्रैक्ट कर रही थी चार्ज होने पर, प्लास्टिक फर को अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन फर और ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल करेगी क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है और इसके पास भी पॉजिटिव है। लेकिन फर और सिल्क एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। वैसे ही प्लास्टिक और ग्लास रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी और सिल्क और प्लास्टिक एक दूसरे को रिपेल करेगी क्योंकि दोनों के पास सेम चार्ज है। तो फाइनली हमारा स्टेटमेंट आया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर सेम नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर ऑपोजिट नेचर का चार्ज है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से चार्ज का जो है वो इतिहास है और बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने चार्ज बोल दिया। इस प्रॉपर्टी की वजह से अगर ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी दो बॉडी के अंदर है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करती है। ये चार्ज जितना ज़्यादा होगा, ये चार्ज या ये प्रॉपर्टी बॉडी में जितना ज़्यादा होगा उतना ही बॉडी ज़्यादा जोर से एक दूसरे पर फोर्स लगाएगी। अब ये तो नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो फोर्स अट्रैक्शन वाला होगा या फिर रिपल्शन वाला होगा। समझ गए? सो चार्ज फाइनली मैं बता रहा हूं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती है और ये प्रॉपर्टी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ, एक याद रखना है कि कोई भी बॉडी अगर चार्ज हो जाए, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कि बॉडी इज चार्ज्ड या फिर इलेक्ट्रीफाइड। एक वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रीफाइड, कि बॉडी इलेक्ट्रीफाइड है। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब होता है बॉडी चार्ज्ड है। तो या तो इलेक्ट्रीफाइड वर्ड यूज करते हैं या तो चार्ज्ड वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब कि बॉडी जो है, बॉडी के पास चार्ज है, बॉडी के पास ये प्रॉपर्टी है, राइट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन चार्ज का। चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।